हेलो माय फेलो मेंबर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फिजिकल नेटवर्क मीडिया। ये फिजिकल नेटवर्क मीडिया होता क्या है। सबसे पहले तो यही बात करें, नेटवर्क क्या चीज होती है। नेटवर्क इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड प्रोसेसिंग। तो इसमें नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस आती है, लाइक इंटरनेट के लिए हमें जो डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, हब, रिपीटर, स्विचेस के, कंप्यूटर्स, सर्वर्स, सब कुछ इसमें कवर हो जाता है नेटवर्क में। देन कम्स फिजिकल नेटवर्क मीडिया। जो फिजिकल डिवाइसेस होती है, टेंजिबल डिवाइसेस के नेटवर्क के लिए, ऑल दोज आर फिजिकल नेटवर्क मीडिया के। इनमें फाइबर ऑप्टिक्स, ये केबल्स आ गई, स्विचेस, हब्स, राउटर्स के, ये जो लैन पोर्ट के आगे कनेक्टर होता है वो के, एलसी कनेक्टर, देन पैच पैनल और पोर्ट्स के। तो ये सारे के सारे फिजिकल नेटवर्क मीडिया में कवर हो जाते हैं। इसमें एक्चुअली दो टाइप की वायर्स कंसीडर होती है, ठीक है, विच आर नोन एज ट्विस्टेड पेयर्स के। आपने ऑलरेडी देखी होगी, ऐसी वायर्स होती है जो आपस में लिपटी होती है अंदर से, ठीक है, और ऊपर से वो कवर्ड होती है। सो दो तरीके की होती है, वन इज अनशील्डेड एंड अनदर इज शील्डेड। अब आपको फोटो में तो सेम ही दिख रहा है, फर्क बिल्कुल सेम होता है, लेकिन हल्की सी ना, ये एक, आप ये देख रहे हो वायर मैश वाली जो होती है, जाली वाली जो तार होती है, ठीक है। अगर आपने केबल टीवी वाली या फिर जो टाटा स्काई में लगी होती है वो देखोगे, वो हमेशा इस तरीके की होती है, ठीक है। और बाकी टाइप की वायर्स इस तरीके की होती है। उसमें ये जाली वाली एक मेटेलिक वायर होती है, और उसके अंदर भी जो वायर होती है वो भी अलग से शील्ड करी होती है, ठीक है। वो एक पैकेट से मतलब कवरिंग हो रखी होती है। सो दोज आर नोन एज शील्डेड। अब इन दोनों का फर्क क्या है, okay? सो ट्विस्टेड पेयर आर आल्सो नोन एज कॉपर सर्किट्स। Twisted pair can be of either shielded twisted pair, which is STP, and unshielded twisted pair, which is USTP, okay, UTP. So अगर हम यहाँ पर देखें तो इनका, इनमें फर्क क्या है। मेन फर्क यही है कि जो अनशील्डेड होती है उसमें अटेनुएशन, विच इज द वीकनिंग, ज्यादा होती है, एंड मोर इंटरफेरेंस की अगर बात करें, ठीक है, इंटरफेरेंस ज्यादा होती है और क्रॉस टॉक ज्यादा होती है। अब ये क्रॉस टॉक क्या चीज होती है और अटेनुएशन क्या है, अभी तो इतनी ज्यादा नहीं होती ये चीजों में, लेकिन पुराने टाइम में अगर घर पे कोई नॉइजी कोई भी चीज जैसे मोटर हो गई या फिर कोई नॉइजी डिवाइस हो गई, ठीक है, वो डिवाइस के कारण आपने देखा होगा रेडियो में या फिर टीवी में, ठीक है, फ्लिकरिंग होती थी, या रेडियो में मतलब नॉइज वाली आवाज आवाज आती थी, कि जैसी सेम आवाज जो माइक के आसपास, अगर हम स्पीकर के आसपास अपना माइक लेकर जाते हैं, ठीक है, तब भी वैसी आवाज वो आपने सुनी होगी कंफर्म्ड, ओके। तो वो जो आवाज आती है, दो आर नोन एज नॉइज, ओके, और उसे इंटरफेरेंस भी कहते हैं। एंड वो होती क्यों है, ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सिग्नल, सिग्नल वीक हो जाते हैं इसलिए। अब ये सिग्नल वीक होते कैसे हैं, जैसे जितनी जितनी लंबी वायर लंबी हो जाएगी, तो डेटा को ट्रांसफर होने में, ट्रांसमिशन होने में, ठीक है, उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तब वो वीकनिंग होती है, ठीक है, ड्यू टू द डेटा ट्रेवल। जितना ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा उतनी वीकनिंग ज्यादा होती है, ठीक है। और क्रॉस टॉक भी, जब दो वायर का सिग्नल आपस में क्लैश करता है, आपने कई बार हो सकता है नोटिस किया हो, जब कॉलिंग होती है, आजकल तो मोबाइल में भी कई बार हुआ है कि हम कॉल किसी को करते हैं, किसी और को लग जाता है। बहुत रेयर होता है, बट यस, इट हैपेंस। और सम टाइम आपको ऐसी आवाज सुनाई दे रही होती है जो जानी पहचानी नहीं होती, कॉलिंग के दौरान भी। एटलीस्ट मेरे साथ तो कई बार हो चुका कि वो सिग्नल ड्रॉप वगैरह के कारण ही होता है। सो दोज आर नोन एज क्रॉस टॉक्स। मतलब एक ही आवाज दूसरे को सुनाई दे रही है, दूसरे की आवाज किसी और को सुनाई दे रही है, तो मतलब लिंकेज अलग अलग हो गई, तो दोज आर क्रॉस टॉक्स। तो ऐसी चीजें अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स में होती है। जो मैंने मोबाइल वाला बताया वो तो एक इसी टाइप का एग्जांपल है, ठीक है, बट ये वायर्ड है, वो वायरलेस चीज होती है। सो ऐसी वाली ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, बट वनएबल टू नॉइस। सस्ती जरूर होती है, लेकिन इसमें इंटरफेरेंस और नॉइज ज्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो होती है, उसमें अटेनुएशन कम होता है, इंटरफेरेंस कम होती है, और क्रॉस टॉक, विच इज ऑल्सो नोन एज EMI, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ओके, ये भी इसमें कम होती है। तो इसलिए इसकी परफॉर्मेंस हाई होती है, ज्यादा कॉस्टली भी होती है, और नॉइज इम्यूनिटी इसमें बेटर होती है। वही चीज मैंने टेक्स्ट फॉर्म में लिखी हुई है, ओके। तो ये जो वर्डिंग ऑलरेडी
ली हुई है, और ये जो कलरिंग है इसका बहुत ध्यान रखना कि अनशील्डेड में ये मोर होता है और शील्डेड में लेस होता है। अटेनुएशन, इंटरफेरेंस एंड क्रॉसटॉक्स, ये जो कलरिंग कर रखी है ओनली बिकॉज एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट आपके दिमाग को ये ट्रिगर कर जाए और आप इजीली क्वेश्चन में इसको रिमेंबर करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। So that was the main intention. Attenuation is the weakening of signal during the transmission. Attenuation is the transmission error, okay, which is a type of weakening जो हो जाती है that occur in wired as well as wireless communication. Wireless communication का भी example दे दिया। Length of wire impact the severity of the attenuation. अगर ज्यादा लेंथ होगी attenuation ज्यादा होगी, मतलब weakening ज्यादा होगी। अगर छोटी लेंथ होगी तो डेफिनेट सी बात है हमारी weakening भी कम होगी, क्योंकि डेटा ट्रेवल कम करना पड़ रहा है पैकेट्स को। okay. Then comes crosstalks. ये क्या चीज है? वही electromagnetic interference, which is EMI. Crosstalk is electronic magnetic interference from unshielded twisted pair to the another twisted pair normally running in parallel. तो आपस में जो पैरेलल में रन कर रही है वायर, उसके साथ जो इंटरफेरेंस हो जाता है, दैट इज नोन एज क्रॉसटॉक। okay? अब बात आती है अटेनुएशन एंड क्रॉसटॉक्स, जो अभी बात करी है। देखो, इट इज, ये इमेज तौर पे आपको बताया गया कि जैसे ये सोर्स है, स्ट्रोक सिग्नल है, तो जैसे जैसे ये जाएगा ये सिग्नल, जैसे वेवलेंथ जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ओके, तो इससे ये जो लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड हो जाता है, विच इज वीकनिंग ऑफ द सिग्नल ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। क्रॉस टॉक्स जो है देखो आपस में हो रही है, और ये आपस में देखो जैसे जैसे ही हो रही है ये आपस में इंटरफेयर करने लगी, एंड पैरेलल पेयर ये जो है इसके बीच में ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग और क्रॉस टॉक हो रही है। इवन एग्जांपल में भी यहाँ शो हो रहा है। ओके, सो क्रॉस टॉक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस फ्रॉम वन अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर टू अनदर टिपिकली रनिंग इन पैरेलल, जो अभी हमने रीड किया था, ये वही चीज है। देन कम्स फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स जो होती है ये आजकल की जो वायर्स है, दोज आर फाइबर ऑप्टिक वायर्स। मेनली जो वाईफाई वगैरह में ये यूज होती है। आपने देखा होगा इसके अंदर व्हाइट कलर की हल्की हल्की मतलब बाल जैसे तारें सी होती है, और वो एक्चुअल में क्या करती है, लाइट फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करती है। लाइट फॉर्म में ट्रांसफर करती है, इसीलिए हम कह सकते हैं इसमें जो ईएमआई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस वो कम होती है। तो एक बार इसे रीड कर लेते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर मोर सिक्योर देन अदर मीडिया, हैव वेरी लो ट्रांसमिशन लॉस के। फाइबर ऑप्टिक केबल आर प्रेफर्ड चॉइस फॉर हाई वॉल्यूम लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स के, और इंटरनेट भी इसीलिए ये करवा पाते हैं बेटर। Fiber optic cables use glass fibers, वो those are glass fibers for carrying binary signals, जो कि binary is 0 and 1। सारा डेटा जो ट्रांसफर होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज 0 and 1 बाइनरी फॉर्म कहते हैं उसे। एज फ्लैशेस ऑफ लाइट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, लाइट फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये अफेक्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो सिग्नल ट्रांसफर होता है करंट फॉर्म में नहीं, लाइट फॉर्म में ट्रांसफर होता है, इसीलिए। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स के लिए इमेज बनी हुई है, मोर सिक्योर देन अदर मीडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरफेरेंस वगैरह नहीं होती। देन वेरी लो ट्रांसमिशन लो ट्रांसमिशन लॉस, फिर जो ट्रांसमिशन के अंदर जो लॉस होता है वो भी कम हो जाता है। ओके, एंड हाई वॉल्यूम लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स के लिए इसे यूज किया जाता है, एंड नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ईएमआई से अफेक्ट नहीं होती है। ओके, लाइट बेस्ड ट्रांसमिशन जो होता है कि 0 1 ये देखो दिखा रखा। ओके, एंड ग्लास फाइबर कोड्स, ये पतली पतली तारें सी होती है, मतलब बाल जैसे, इतनी पतली होती है बाल जैसे, ये व्हाइट कलर की वायर्स होती है। इफ यू हैव सीन द इंटरनेट फाइबर्स, ओके, तो आपको आइडिया होगा। सो देन कम्स अल्टरनेटिव रूटिंग एंड डाइवर्स रूटिंग। एग्जाम में एक दो बार मतलब क्वेश्चंस इसके भी आ रखे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉरी, हमने जो डिस्कस किया था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं, बट यस क्वेश्चन हैज बीन सीन। ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ राउटिंग, इसमें वैसे दो वर्ड दिए हैं, उसको ही हमें ध्यान में रखना है। ये राउटिंग इंफॉर्मेशन, जो जैसे राउटर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को रूट करने के लिए, ठीक है, तो ये उसी के कारण है, उसी के मेथड्स हैं। इज
through the alternative mediums such as copper cable and fiber optics. Alternative routing can be of two types. There are two types, okay, that is last mile circuit protection, okay, and लॉन्ग हाउल नेटवर्क डाइवर्सिटी, लॉन्ग हाउल एंड लास्ट माइल। तो लास्ट माइल की अगर बात करें, ये लोकल कम्युनिकेशन लूप्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड रिडंडेंसी। तो मेनली याद रखना है आपको लोकल कम्युनिकेशन। लोकल में क्या आ जाता है, सेम सिटी, सेम बिल्डिंग, सेम नेटवर्क, वो चीज। और लॉन्ग हाउल प्रोवाइड्स रिडंडेंसी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ओके। तो लॉन्ग डिस्टेंस का आप समझते हो, और मल्टीपल नेटवर्क्स, मल्टीपल डाइवर्स एंड दूर वाली सिटीज, वो सारी चीजें इसमें कवर होती है। डाइवर्स मेथड ऑफ राउटिंग इज थ्रू स्प्लिट केबल फैसिलिटी और डुप्लीकेबल केबल फैसिलिटी। उससे डाइवर्स मेथड ऑफ राउटिंग यूज होती है। तो ये उसी को हमने एक इमेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेम चीज वही है कि ऑल्टरनेट मीडियम पाथ्स, कॉपर केबल्स, ये राउटर के थ्रू लॉन्ग हाउल नेटवर्क डाइवर्सिटी, देखो दो अलग अलग सिटीज में कन्वर्ट हो गया, ओके। एंड long haul provide redundancy for local communication, long haul provide redundancy for long distance availability। यहाँ पर दोनों मतलब वर्ड गलत लिख दिया आई गेस, ओके। देन लास्ट माइल लोकल के लिए एंड लॉन्ग हाउल इज फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। तो लास्ट माइल प्रोवाइड redundancy फॉर लोकल कम्युनिकेशन। तो ये देखो दिस इज फॉर कंड्यूट 1 कंड्यूट 2, तो मतलब लोकल कम्युनिकेशन हुई, सेम नेटवर्क हो गया। और लॉन्ग हाउल इज फॉर द लॉन्गर नेटवर्क, बड़े नेटवर्क के लिए। डाइवर्स राउटिंग यूजिंग डेडिकेटेड डुप्लीकेट फैसिलिटी, मेन केबल फैसिलिटी, स्प्लिट केबल फैसिलिटी, सो नेक्स्ट इज द कंपोनेंट ऑफ लैन। लैन जो इज लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क के जो लैन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, दोज आर द मीडिया डिवाइसेस, दैट इज रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज, राउटर। तो ऐसी जो मीडिया डिवाइसेस हैं, okay, उनके लिए जो मॉडल यूज होता है दैट इज ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो डिस्क्राइब करता है फंक्शंस ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम। तो इसमें 7 लेयर्स होती है, दीज आर द 7 लेयर्स, ओके। और जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, तो ये डम्ब से इंटेलिजेंट होती जाती है डिवाइसेस। तो अगर हम फर्स्ट डिवाइस की बात करें, फिजिकल लेयर की, तो हब एंड रिपीटर्स आर द फिजिकल लेयर आइटम्स। वो बिल्कुल डम्ब होती है। डम्ब इन द सेंस उनका काम सिर्फ मतलब सिग्नल को रिपीट करना वगैरह है, वो कुछ भी मेमोरी में स्टोर वगैरह नहीं करती। देन देयर आर स्मार्टर डिवाइसेस एट द सेकंड लेयर, स्विच एंड ब्रिज, ये मैक एड्रेसेस वगैरह को स्टोर करके रखती है। उसके बाद फर्दर ये और कॉम्प्लेक्स और बेटर इंटेलिजेंट डिवाइस हो जाती है। एंड फाइनली जो 7th लेयर पर आके गेटवे इज द मोस्ट इंटेलिजेंट डिवाइस, जो कि काफी कुछ याद रखी है, काफी रूल्स के अकॉर्डिंग ये काम करती है। तो हम ये कह सकते हैं दीज आर द डिवाइसेस, ओके। ये सेम हमने लेयर्स यहाँ पर मेंशन कर रखी है। देन कम्स, ये कंपैरेटिव एनालिसिस का एक चार्ट बना रखे है, इसमें ये बता रखा है कि रिपीटर्स ये फिजिकल लेयर के, हब फिजिकल लेयर, ये लेयर 2 में डेटा लिंक लेयर जो आ जाती है, देन ब्रिजेस डेटा लिंक लेयर, एंड राउटर नेटवर्क लेयर, ओके। फंक्शनैलिटी यहाँ पर हमने डिस्कस कर रखी है, मेनली वही जो चीज हमने अभी पीछे डिस्कस करी थी, सेम इज हियर आल्सो, ओके। एंड ये रिटर्न फॉर्म में वही चीज आ गई। रिपीटर क्या करते हैं, रिसीव एंड ट्रांसमिट द सिग्नल्स। रिपीटर आर यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग ट्रांसमिशन नेटवर्क फॉर कवरिंग longer distance. Hub is a dumb device used for broadcasting the messages. Switch is a smart device used for forwarding messages which can store MAC address. Bridge combine two LAN to form an extended LAN. Bridge connect two subnet that use interchangeable protocols. Then comes router. Router are intelligent switches. Switch का ही better form है, okay. Router by examining the IP can make intelligent decision to direct the packet to route. Router can block the broadcast, block traffic to unwanted address and filter the traffic based on network और host information। कहने का मतलब ये है कि जो हमने rules set कर रखे होंगे, ये उन rules को follow कर सकता है router। So that is why it is a better than the repeater and hub. Now comes the next topic, that is data backups. This is a very important topic, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, okay? तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट इज फुल बैकअप। फुल बैकअप क्या है? जब भी हम बैकअप करेंगे पूरा पूरा डेटा ही बैकअप कर लेंगे, दैट इज नोन एज एवरी टाइम इररिस्पेक्टिव ओके ऑफ एनीथिंग फुल बैकअप इज टेकन, तो दैट इज फुल बैकअप ओके। तो टेक्स द टाइम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम इन एवरी एग्जीक्यूशन। क्यों? क्योंकि हमेशा पूरा बैकअप कर रहे हैं तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही बैकअप करने में। स्टोरेज ज्यादा चाहिए ही चाहिए क्योंकि हम हर बार पूरा बैकअप कर रहे हैं। ओवरऑल कम्युनिटी कैपेसिटी, सॉरी यहाँ पर इन्होंने वर्ड गलत लिखा हुआ है। ओवरऑल कैपेसिटी हमेशा ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि पूरा बैकअप कर रहे हैं हर बार। ओके, तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल कॉस्ट हाई है। इसको रिस्टोर करना फास्ट और सिंपल है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा बैकअप होता है, वन टाइम में ही रिस्टोर हो जाता है। और रिडंडेंसी इज रियली वेरी हाई। क्यों? क्योंकि सेम चीज बार बार कॉपी हो रही है, दैट इज वाई। ओके, देन कम्स इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल से पहले हम पहले डिफरेंशियल डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंशियल जो हमने पहला फुल बैकअप ले रखा है, ठीक, लास्ट फुल बैकअप लिया, उसके बाद जो भी हमने नया डाटा ऐड ऑन किया, ओके, उसका हम फुल बैकअप के बाद जो भी हमने नया डेटा ऐड ऑन किया, ओके, पूरे का हमेशा बैकअप लिया जाता है, ऑलवेज। ओके, तो जैसे हमने संडे को फुल बैकअप लिया, तो अगला जो बैकअप अगर मंडे को ले रहे हैं तो हमने मंडे को ले लिया पूरा बैकअप। देन अगर ट्यूसडे को ले रहे हैं तो मंडे एंड ट्यूसडे का पूरा बैकअप दोबारा ले लिया। फिर वेडनेसडे को ले रहे हैं तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूरा बैकअप ले लिया। तो दिस इज हाउ द डिफरेंशियल बैकअप इज। अगली इमेज दिखाऊंगा तो इसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे संडे को हमने पहले फुल बैकअप लिया, ओके, फिर हमने पूरा जो फर्दर वर्किंग करी उसका बैकअप ले लिया, फिर हमने फर्दर जो बैकअप करी उसका बैकअप ले लिया पूरा, तो ये भी कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये पूरा पूरा बैकअप ले लिया, फिर आगे फुल बैकअप से फिर पूरा बैकअप, फिर अगली बार जो लिया तो पूरा बैकअप जो पीछे चले गए पूरा। अब देखो मंडे को इतनी वर्किंग हुई, ठीक है, ट्यूसडे को इतनी सी वर्क, फिर ये वाला भी लिया और ट्यूसडे वाला भी लिया, फिर ये दोनों का इंक्लूड करके वेडनेसडे वाला भी ले लिया। तो ऐसे करके ये देखो बैकअप का साइज बड़ा होता जा रहा है। फुल बैकअप तो हमने लिया ही लिया है। ठीक है, तो डिफरेंट। अब टाइम इंटेंसिटी की बात करें, टाइम इंटेंसिटी फुल बैकअप से तो कम लगेगा, ओके, लेकिन वैसे इसमें भी काफी लगता है। तो डिफरेंशियल बैकअप की बात करें, मोर टाइम देन इंक्रीमेंटल, जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, ये सेकंड वाला, ठीक है, उससे तो ज्यादा लेता है लेकिन वैसे फुल बैकअप से कम लेता है। देन स्टोरेज कैपेसिटी, डेफिनेट सी बात है फुल वाले से तो कम लगेगी, लेकिन जो अगला अभी हमने डिस्कस करना है, ठीक है, उसके कंपैरेटिव में कम लगेगी। देन देन इज द स्टोरेज कैपेसिटी। तो एक बार हम अब इंक्रीमेंटल भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिफरेंशियल डिस्कस करना ज्यादा बेटर होगा। इंक्रीमेंटल की अगर बात करें तो फुल बैकअप के बाद जो भी वर्किंग हो रही है उसी का बैकअप लेना। जैसे फुल बैकअप लिया, फिर मंडे का डेटा का बैकअप ले लिया, फिर ट्यूसडे को बैकअप ले लिया, सिर्फ ट्यूसडे ट्यूसडे का ले लिया, फिर वेडनेसडे को ले लिया तो सिर्फ वेडनेसडे वेडनेसडे का ले लिया, ठीक है, थर्सडे को हमने क्योंकि बाकी तो ले रखा है, ओके, और फिर थर्सडे का डेटा का ऑनलाइन बैकअप ले लिया। तो दिस इज इंक्रीमेंटल, जितना इंक्रीज हो रहा है सिर्फ इंक्रीजिंग ट्रेंड में हम बैकअप भी उसी का ले रहे हैं जो इंक्रीज हो रहा है, बाकी हमने नहीं लिया। तो इसमें टाइम की बात करें कि इसमें टाइम कम लगेगा, काफी कम लगेगा। क्यों? क्योंकि अब हमने फुल बैकअप से सिर्फ इंक्रीजिंग वाले का ले रहे हैं तो इसलिए टाइम इंटेंसिटी कम है। स्टोरेज भी मतलब फुल बैकअप के बाद हम ले रहे हैं तो स्टोरेज भी इसमें बाकी दोनों से कम लगेगी, और अकॉर्डिंगली इसलिए ओवरऑल कॉस्ट कम रहेगी। डेटा रिस्टोर सिंपलिसिटी अगर बात करें तो रिक्वायर पहले तो फुल को रिस्टोर करेंगे, उसके बाद सारे के सारे जितनी बार हमने बैकअप ले रखा है एक एक करके सबको रिस्टोर करेंगे, तो इसलिए इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक, और रिडंडेंसी लो हो रही है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इंक्रीमेंटल बैकअप ले रहे हैं और पूरा का पूरा बैकअप एक बार भी हम मल्टीपल करके दोबारा हम कह सकते हैं कॉपीज नहीं बना रहे हैं, इसलिए। एंड डिफरेंशियल बैकअप में भी अब अगर टाइम की बात करें, अब आपको इजीली समझ आएगा। डिफरेंशियल बैकअप जो था कि दिस वन टाइप्स, ओके, इसमें टाइम फुल बैकअप से तो कम, लेकिन जो हमने इंक्रीमेंटल लिया उससे तो ज्यादा ही लगेगा। ओके, एंड स्टोरेज भी इज सेम, फुल से कम लेकिन इंक्रीमेंटल से ज्यादा। और रिडंडेंसी की बात करें, रिस्टोर करना ये सिंपल है, हमने एक बार फुल रिस्टोर करना और एक बार जो लास्ट हमारा इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल होगा कि उसको रिस्टोर करना है। अब अगर हम कंपैरेटिव डेटा बैकअप स्ट्रेटेजी की बात करें, फुल में अगर बात करें, फुल बैकअप में, ठीक है, टाइम टेकन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा, ठीक है, इसलिए टाइम भी ज्यादा स्टोरेज भी ज्यादा। डिफरेंशियल की बैकअप की बात करें, देन
मीडियम मीडियम। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा, सॉरी इससे कम लेकिन इससे ज्यादा, इसलिए हम इसको मीडियम कह सकते हैं। और इंक्रीमेंटल में हमेशा जो टाइम सबसे कम और स्टोरेज भी सबसे कम। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल ले रहे हैं, हम कोई भी रिडंडेंसी यहाँ पर नहीं बना रहे। देन रिस्टोर करने की कैपेबिलिटी की अगर बात करें तो सबसे फास्ट ये रिस्टोर होगा क्योंकि पूरा पूरा बैकअप ले रहे हैं, और सबसे स्लो इंक्रीमेंटल होगा। क्यों? क्योंकि हमें एक एक करके सारों को रिस्टोर करना पड़ेगा। पहले फुल किया, फिर ये वाला हमने रिस्टोर किया, फिर ये वाला किया, फिर ये वाला किया, तो रिस्टोर करने में इसमें टाइम लगेगा। और डिफरेंशियल में मीडियम लगेगा। क्यों? क्योंकि एक बार हमने फुल किया और एक बार जो लास्ट हमने डिफरेंशियल बैकअप लिया सिर्फ उसको, यहाँ पर अगर बात करें तो एक बार तो हमने फुल वाला रिस्टोर किया, ओके, और इस वाले में जैसे सारा था फुल रिस्टोर किया, और ये वाला लास्ट वाला बैकअप को रिस्टोर किया, तो पूरा पूरा रिस्टोर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमें रीड भी करना है तो एक बार मैंने बस every time data backup is taken for the full database irrespective of earlier backups, okay, तो more time storage capacity more, okay। incremental की बात करें taken only data change since the last full backup, okay, तो last backup sorry, okay, तो इसीलिए जैसे मंडे का फिर ट्यूसडे वाला जो अभी हमने और वेडनेसडे को किया तो सिर्फ वेडनेसडे का, थर्सडे को किया तो सिर्फ और सिर्फ थर्सडे का, तो लास्ट बैकअप कैन बी आइदर फुल बैकअप, okay। Then differential backup is taken only of the last change since last full backup। तो जो लास्ट फुल बैकअप होगा उसके बाद जितना भी चेंज हो रहा है वो सारा का सारा हम डेटा बैकअप लेंगे। एंड ये वही चीज, फुल बैकअप मोर टाइम मोर स्टोरेज, डिफरेंशियल बैकअप लेस टाइम एंड लेस स्टोरेज एज कंपेयर टू फुल बैकअप, मोर टाइम एंड मोर स्टोरेज एज कंपेयर टू इंक्रीमेंटल बैकअप। और इंक्रीमेंटल में सबसे कम टाइम लगता है और स्टोरेज कैपेसिटी भी कम लगती है। रिस्टोरेशन कैपेबिलिटी में सबसे पहले फास्ट रिस्टोर होगा फुल बैकअप, और सबसे स्लो रिस्टोर होगा दैट इज द इंक्रीमेंटल बैकअप। सो हियर वी क्लोज आवर मॉड्यूल 4, ओके, एंड अब हम स्टार्ट करेंगे विद द मॉड्यूल 3, ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।